iPhone 13 Pro. These are the best iPhones we've ever created. iPhone 14 Pro, the best iPhones we've ever created. And iPhone 15 Pro. These are the best. अरे बस करो अंकल, बस यही हाल है दोस्तों ओलंपिया का भी। जेक अंकल ने सेम यही कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट कर रखा है और हर साल एक बेस्ट ओलंपिया आपके सामने लेकर के आ जाते हैं, बहुत सारे नए चेंजेस के साथ। इस बार भी इन्होंने कुछ चेंज करा है और वो है इनका सीक्वेंस। इन्होंने एंड मूवमेंट पे पूरा सीक्वेंस सारी डिविजन्स का इधर का उधर कर दिया। पहले मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग से प्री जजिंग स्टार्ट होती थी, लेकिन इस बार फिटनेस ओलंपिया से ये लोग प्री जजिंग स्टार्ट करवा रहे हैं। हैरानी ये चीज़ सुन के होगी कि जब ओलंपिया स्टार्ट होने वाला था तब फिल हीथ, शॉन रे और बीच में ये जो भाई रहते हैं, इन्होंने ये बोला था कि हम लोगों को बोर नहीं करेंगे। इस बार सबसे पहले मेंस ओपन प्री जजिंग ही स्टार्ट होगी और फट से हम शो को रैप अप करेंगे। ये बोलने के बाद इन्होंने कुछ नया तो करना ही था, तो इसलिए इन्होंने अपनी बात ही बदल डाली। मतलब शेड्यूल ऊपर नीचे करके लोगों को और एथलीट्स को परेशान सिर्फ हमारे इंडियन प्रमोटर्स नहीं करते हैं, ये लोग भी अपनी जबान के कच्चे होते हैं। और इन्होंने पता है पहले फिटनेस ओलंपिया क्यों करवाया? क्योंकि कोई देखने नहीं आया, सारा ओलंपिया खाली पड़ा हुआ था। इसका मतलब इनकी टिकट्स या तो बिकी नहीं या फिर लोग बोरिंग ओलंपिया अब देखने आना नहीं चाहते, क्योंकि फ्राइडे नाइट फाइनल्स चल रहे हैं और 50% से 60% ही सीट्स भरी होंगी, बाकी सब खाली। ये हाल है ओलंपिया का। अब दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है, गौर करने वाली बात है कि ओलंपिया की सीट्स तक आज के समय पे पूरी फुल हो नहीं पा रही है, पूरी फिल हो नहीं पा रही है। और ये लोग दिखा ऐसे रहे हैं कि सब चीज़ें कितनी अच्छी और कितनी स्ट्रांग जा रही है हमारी। हर साल हम लोग कितना बेस्ट एवर लेजेंडरी ओलंपिया निकाल के ला रहे हैं आप लोगों के लिए। पर रियलिटी यही है कि इस साल भी इन्होंने एक वादा किया था और ये बोला था कि हम लोग अपना बैकग्राउंड क्लीन रखेंगे और डिस्को लाइट्स को नहीं आने देंगे, और नतीजा ये था। डिस्को लाइट्स तो नहीं आई पर लाइट्स बहुत ब्राइट थी। इसके बाद ये लोग फाइनली वो डिवीजन दिखाते हैं जिसका हम सब लोगों को वेट था, वुमेन्स फिगर। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सब। यार एक बार बताओ, मैं ही क्यों अकेले बोर हूँ? मैं तो चाहूंगा सब लोग बोर हुए। मैं ही क्यों अकेले झेलूं ये सारी चीजें जो ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं 6600 रुपीज देने के बाद? मैं तो दिखाऊंगा आपको इनकी सारी करतूतें। दोस्तों ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इनको इतना अंदाजा नहीं है कि पीछे जो बॉडी बिल्डर्स हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि हमारा नंबर आने वाला है। यहाँ आपने 2.5 घंटे लेट करा है उनके स्टेज रूटीन को। 2.5 घंटे कुछ होता है या नहीं होता है? उनकी बॉडी की अब तक खराब नहीं होनी शुरू हो गई होगी। हर एक एथलीट कंडीशनिंग होल्ड नहीं कर पाता है, और क्यों होल्ड करवाना है टाइम उसे? क्यों 2.5 3 घंटे बिठा के रखना है यार? मतलब इतना भी इंडियन बॉडी बिल्डिंग शोज से इंस्पायर नहीं होना था यार। अब फाइनली दोस्तों स्टार्ट होती है बॉडी बिल्डिंग डिवीजन वुमेन्स की। वो इससे पहले वाली बॉडी बिल्डिंग डिवीजन नहीं थी, वो फिगर और फिटनेस डिवीजन थी, वो अलग होती हैं। अब इतनी सारी डिवीजन जो देख ली हमने अभी तक, इनके फाइनल्स कौन देखेगा? हम। तो अब एक एक करके सब डिवीजन्स का फाइनल्स होता है। अब दोस्तों इस पॉइंट तक कुछ ऐसा नहीं है कि हम इन डिवीजन्स को देखना नहीं चाहते, बात सारी ये है कि इस टाइम देखना नहीं चाहते। ये शेड्यूल ऊपर नीचे करना गलत है, ये है पॉइंट। इस वजह से एथलीट सफर करते हैं और ऑडियंस भी। अब मैं अपना बताता हूँ, आज मैं लगभग 3 घंटे सो करके उठा हूँ और इतना कम सोने का एक ही रीजन होता है, क्योंकि मेरे को मेंस बॉडी बिल्डिंग की प्री जजिंग मिस नहीं करनी थी। तो पूरा शेड्यूल किस वजह से मैंने ऊपर नीचे अपना किया है? इन लोगों की वजह से। तो ये तो हम लोग हैं जो कवर करने वाले हैं, बहुत छोटे मामूली से लोग, लेकिन जो लोग वहाँ पे compete करते हैं, जिस वजह से सारा ये शो चलता है, जो ऑडियंस बैठ के ऑनलाइन देखने आ चुकी है, उनका क्या? अब तो पूरा लग रहा था कि अगली डिवीजन मेंस ओपन की ही आएगी, लेकिन आगे बढ़ने ही वाले थे। उससे पहले फिर इन्होंने एक और वुमेन्स डिवीजन दिखा दी, मिस ओलंपिया। और इस पॉइंट तक 3 घंटे लेट चल रही है मेंस ओपन डिवीजन। चलो दोस्तों मजाक बहुत हुआ, वैसे मैंने नहीं, इन लोगों ने हमारे साथ किया। अब हम लोग फाइनली मेंस प्री जजिंग से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चल के आते हैं हार्डी शूपन, और इनिशियली ये देखने के लिए मिला आज के हार्डी थे वीक मतलब इनकी बॉडी सॉफ्ट थी और ये फ्लैट थे, तो हार्डी में वो हार्डनेस नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि शायद शो इनके हाथ से निकल सकता है अगर ऐसी ही बॉडी ये दिखाते रहे तो। और कुछ भी ऐसा एकदम यूनिक पॉइंट नहीं लगा इनकी फिजिक में, और इनकी बॉडी फ्लैट थी, ये इनकी चेस्ट को क्लियरली देख के पता लग रहा था, और हाँ इनकी बैक को देख के भी पता लग रहा था। इनके बाद फिर अर्स आते हैं, और अर्स इनिशियली पीक्ड दिखाई दिए, टाइट दिखाई दिए, बट अर्स शेक कर रहे थे एज यूजुअल। वो शेक बहुत ज्यादा करते हैं, शायद उतनी ज्यादा पोजिंग प्रैक्टिस उनकी अच्छी नहीं है। बैक पोजिस से एक बार शेक करना शुरू करते हैं तो जब फ्रंट में घूमते हैं ना, तो भी वो कांपना बंद करते नहीं है। इनके बाद आते हैं मार्टिन फिट्जवाटर। मार्टिन दोस्तों सच में अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक लेकर के आए थे इस वाले ओलंपिया में, ये कहा जा सकता है, और यही पिछले साल इन्होंने ओलंपिया में करा था। अब ऐसा लगता है कि ओलंपिया ही है जिसमें कि मार्टिन चमक पाते हैं, और किसी और शो में भले वीक आए, सॉफ्ट आए, लेकिन ओलंपिया में हमेशा हार्ड, इस बार भी हार्ड आए थे। इनके ग्लूट्स में पड़ते हुए फाइबर्स चीख के बता रहे थे कैसी शेप में थे। अब देखो इनके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, देखें कभी मार्टिन इतने टाइट, बिल्कुल पानी है ही नहीं इनकी बॉडी में, जबकि ये हमेशा ना थोड़ी वाटरी बॉडी दिखाते हैं, इनके जेनेटिक्स ऐसे हैं। पर इस बार गेम बदल दी और मार्टिन ने सच में बोला था मैं एक डिफरेंट ही बॉडी दिखाऊंगा, बिल्कुल ब्लास्ट ही कर दूंगा स्टेज पे। पत्थर जैसे हार्ड बॉडी थी मोस्ट मस्कुलर में देखो, तो हाँ ब्लास्ट तो इन्होंने किया। इनके बाद आते हैं हकीम विलियम्स। हकीम
ओकेश फिजिक लेकर आए इस बार। अकीम की फिजिक इस बार ऐसी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखाई नहीं दी और अजीब तरीके से बैक डबल बाइसेप कर रहे थे, लूज इनके ग्लूट्स पड़े हुए थे उस टाइम पे, और जानबूझ के इस तरीके का पोजिंग स्टाइल इन्होंने अपनाया जो इन पे सूट बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि ये ना टाइट ग्लूट्स करके जब बैक डबल मारते हैं तब ज़्यादा बेटर लगते हैं, तब इनके हैमस्ट्रिंग्स भी अच्छे दिखते हैं और ग्लूट्स में फाइबर्स भी दिखते हैं। अकीम के लेग्स में सेपरेशन हमेशा रहता है, इस बार भी था, बट ऐसा लग रहा था अकीम ने अपने शोल्डर्स में से कुछ मसल मास लूज कर दिया है, बट अकीम शेप में थे, ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ शेप वो आए थे। तो ये थे अकीम विलियम्स। इनके बाद आते हैं गुड वीटो, और गुड वीटो की बॉडी दोस्तों सबसे ज़्यादा हार्ड थी फ्रंट से। गुड वीटो से ज़्यादा फ्रंट क्वाड्स किसी बॉडी बिल्डर के हार्ड नहीं हो सकते, ना ही हार्डी शुपन के, ना डेरेक के, सैमसन के तो होते ही नहीं है, ना निक वॉकर के। फुल ड्राई रिब्ड इनकी चेस्ट थी, और बैक गुड वीटो की बैक ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही पहले से भी और हार्ड हो गई है। अब दोस्तों ओलंपिया में इतना ज़्यादा अच्छा आना नहीं होती सबके बस की बात, बॉडी ख़राब हो जाती है, और 3 घंटे वैसे ही डिले चलना और ज़्यादा बॉडी ख़राब कर देता है कई बार, बट लगता है गुड वीटो को इस चीज़ का एडवांटेज मिला, बेस्ट एवर फिजिक दिखाई। इनके बाद आते हैं निक वॉकर, जो सबके दिलों की धड़कन बने हुए थे, जिनसे हम सबको उम्मीदें थी कि वही बनेंगे इस साल के मिस्टर ओलंपिया, और निक जैसे ही आते हैं तो देखने के लिए लगता है कि निक एकदम हार्ड और डाइट नहीं थे जैसे आमतौर पे दिखते हैं। इस बार ये देखने के लिए मिला कि निक की जो टैनिंग थी, लगता है कि और टैनिंग होनी चाहिए थी, वो कोटिंग कम करी थी, टैन का एक कोट कम था, क्योंकि इनकी बॉडी जब भी हम न्यूयॉर्क प्रो में देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छी ऑन स्पॉट टैनिंग होती है, तो ये हो सकती है एक चीज़। लेकिन निक वॉकर डेफिनेटली एक ड्राई आउट लुक में तो नज़र नहीं आए। निक फुल थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे, ये क्लियर दिख रहा है कि इन्होंने मसल्स गेन कर ली है पिट्सबर्ग प्रो से। अभी तक हमें उम्मीद थी कि निक के जो आउटर स्वीप है लेग्स के वो बड़े हो चुके होंगे, बट वो काफ़ी फ्लैट दिखाई दिए, और अपर बॉडी ज़्यादा ब्लॉकी थी, मतलब पहले से भी ज़्यादा ब्लॉकी थी। वेस्ट इनकी इन्होंने कहा तो मैंने कंट्रोल कर लिया, बट वो ब्लॉकी थी, और यही वो चीज़ें जो जजेस को पसंद नहीं होती, और निक आते ही वो चीज़ करते हैं बिल्कुल जो उनका इंप्रेशन ख़राब कर दें, तो इससे पहला इंप्रेशन ही गलत चला जाता है। बाकी निक वॉकर ने साइज पुट ऑन किया है, ये दिख रहा है, बट एकदम वो क्वालिटी, वो गहरे सेपरेशंस वो नहीं दिख रहे थे इस बार। बट हाँ, इन्होंने बैक में तगड़ी मसल्स पुट ऑन किया, और इन जैसे हैमस्ट्रिंग्स पूरे ओलंपिया में नहीं हो सकते। तो दोस्तों अभी तक ये देखने के लिए आपको मिल रहा होगा कि जो एथलीट्स पुराने हैं, हार्डी और निक जैसे, वो बेस्ट एवर फिजिक में नहीं आए, बल्कि जो नए एथलीट्स हैं ना, वो आए हैं पीक हिट करके। टोनियो बर्टिन इनके बाद आते हैं, और टोनियो की बॉडी भी अच्छी थी, इनके शोल्डर्स हमेशा बहुत ज़्यादा राउंडेड होते हैं, इस बार भी कुछ ज़्यादा ही कैप था शोल्डर में, और बैक इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। तो टोनियो ने सबको इंप्रेस करा, और हार्डनेस का एक परफेक्ट एग्जांपल है टोनियो बर्टिन, जेनेटिकली बहुत हार्ड है, और टोनियो ने मसल सब बहुत फ्रेम पे अपने पुट ऑन कर ली है। टोनियो के ठीक बाद आते हैं विलियम बोनैक। विलियम की 11th ओलंपिया अपीरियंस है। विलियम बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे थे, बट विलियम के अंदर फ्लॉज है, क्योंकि उनके ट्राइसेप्स बहुत स्मॉल है और लैट्स अब डिटोरिएट होने लग गए हैं, बट स्टिल विलियम पीक हिट करके हमेशा आते हैं। पॉलिश्ड बॉडी विलियम बोनैक से ज़्यादा कोई नहीं दिखा सकता, चाहे ओलंपिक की लाइटिंग ख़राब हो, चाहे लाइटिंग अच्छी हो। विलियम को पता है पॉलिश्ड कैसे आना है, विलियम को पता है कितने टैन के कोट्स लगवाने हैं, और जैसे निक वॉकर के साथ हुआ ना, थोड़ा सा टैनिंग कम ज़्यादा, या दूसरे एथलीट्स कम पॉलिश आते हैं कभी कभार, विलियम तो परफेक्ट पॉलिशिंग में आते हैं। बस यही है कि बॉडी परफेक्ट नहीं रही, और इतने साल दे देने के बाद में भी विलियम अगर ऐसी शेप में दिख रहे हैं, बड़ी बात है। और विलियम को बताऊँ, विलियम धीरे धीरे करके आगे हार्ड होते चले गए थे। विलियम के ठीक बाद आते हैं दोस्तों एंड्रयू जैक्ट। एंड्रयू ने अपनी बेस्ट एवर शेप दिखा डाली है इस ओलंपिया में, ये कहा जा सकता है, और इसका नतीजा आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। एंड्रयू की बॉडी फट रही थी, शोल्डर्स एकदम स्ट्राइटेड, लेग्स एकदम स्ट्राइटेड। ऑब्वियसली एंड्रयू के लेग्स थोड़े से छोटे हैं, उनकी अपर बॉडी से मैच नहीं कर पाते, बट क्वालिटी पता है कहाँ दिखा गया एंड्रयू? अपने ग्लूट्स में, हैमस्ट्रिंग्स में। ये वो एरिया जहाँ पे एंड्रयू हमेशा सॉफ्ट रहते हैं, इस बार हार्ड थे। जैसे ही इन्होंने मोस्ट मस्कुलर हिट करा, बस मेरी तो आंखें ऐसी हो गई, एकदम फट गई। मैंने कहा यार ये क्या शेप में आया एथलीट, इतना ज़्यादा बोन ड्राई कंडीशनिंग और ऐसी किस्म की फुलनेस एंड्रयू जैक्ट की पहले कहाँ थी अभी तक। ये बेस्ट एवर एंड्रयू है, जैसी मोस्ट मस्कुलर हिट करा इन्होंने बता दिया। और साइड क्वाड्स में जो फेदर्स दिख रहे थे, उससे भी पता लग रहा था कि एंड्रयू नेक्स्ट लेवल शेप में है, और इसका इनको फ़ायदा मिलने ही वाला है जल्दी। यहाँ पर इनके बाद आते हैं ओलंपिया में डेब्यू करते हुए, अपना पहला ओलंपिया खेलते हुए बहरूज तबानी। और बहरूज जैसे स्टेज पे उतरे तो उनके कोच मिलोज ने तो उनको 3rd नंबर पे प्रिडिक्ट किया था, बट ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। बहरूज के लेग्स काफ़ी डाउन साइज है उनकी अपर बॉडी के मुकाबले, बट बहरूज अच्छी शेप में आए। ओलंपिया डेब्यू के हिसाब से इनकी शेप कोई ख़राब नहीं थी, और बॉडी ना फुल एकदम हार्ड थी, चेस्ट में एकदम फाइबर्स तगड़े और हैवी दमदार शोल्डर्स, तो बहरूज की शेप थी अच्छी। अभी जहाँ पीछे हो रहे हैं वो सिर्फ हो रहे हैं अपनी बॉडी के कुछ लैगिंग पार्ट्स की वजह से, अदरवाइज बहरूज पोजिंग भी अच्छी कर रहे थे। ये अपने साइड चेस्ट करते वक्त क्वाड्स पे कैसे बैठना है वो जानते हैं, और ठीक साइड ट्राइसेप के वक्त भी ये क्वाड्स के ऊपर बैठे थे, जिस वजह से फाइबर्स निकलते हैं ग्लूट्स के और हैमस्ट्रिंग सेपरेटेड दिखते हैं। तो बहरूज की पोजिंग अच्छी थी, बैक अच्छी थी, और ग्लूट्स भी इन्होंने कस लिए थे।
तो ये सारे एथलीट्स आप देखो ज़्यादा करके ना अच्छी शेप में आए हैं। इनके बाद आते हैं दोस्तों ब्रैंडन करी। ब्रैंडन मैं बोल सकता हूँ कि पिछले 3-4 सालों से इतने अच्छे नहीं आए जितने अच्छे अभी दिखे हैं। पिछले साल के ब्रैंडन करी को तो ये ऐसे ही हरा देंगे आसानी से। और ब्रैंडन की बॉडी की जितनी मैं तारीफ़ कर पाऊँ ना वो कम है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ब्रैंडन इतनी रिब्ड बॉडी और ऐसी फाइबर से भरी हुई सेपरेटेड बॉडी दिखाएंगे। मतलब शोल्डर्स तक में जिस एथलीट के स्ट्राइशंस दिखने लग जाएं वो करके दिखा रहे हैं दोबारा, जो 2019-20 में करा करते थे। सेम फिजिक मैं बोल सकता हूँ करी की ये है जो हमने 2020 के 21 के ओलंपिया में देखी थी। ये चेस्ट में इतनी ज़्यादा फाइबर्स दिखा गए, ये बॉडी में इस कदर तक सेपरेशन दिखा गए। ब्रैंडन करी इतनी अच्छी बॉडी नहीं दिखा रहे थे दोस्तों, और छोटे और होते जा रहे थे साइज़ में। पूरा साइज़ रीगेन किया है इस एथलीट ने, पर इनके आर्म्स में साइज़ फुल है, बॉडी में साइज़ पहले जितना कंप्लीटली रिस्टोर्ड है, लेग्स भी अच्छे दिख रहे हैं। अगर यही लाइनअप थोड़ा सा वीक होता तो ब्रैंडन करी अभी यहाँ पर 3rd या 4th पे होते। मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा तगड़ा कमबैक किसी ने करा है ना, सिर्फ ब्रैंडन करी ने करा है, और कल शॉन क्लैरिडा कर गए थे। तो ये होते हैं कुछ तगड़े कमबैक्स। रीगन ग्राइम्स की बात कर लेते हैं। तो रीगन अच्छे दिखे और रीगन लगातार बेहतर होते चले जा रहे हैं। वही है कि रीगन की बॉडी एकदम डेंस और सेपरेटेड नहीं दिखती कभी भी, पर उसमें टाइम लगेगा। पर रीगन अचीव तो कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि साइड चेस्ट इनका बहुत हार्ड था इस बार। तो मैंने वही बोला कि टाइम लगेगा और रीगन अचीव करने में लगे हुए हैं उस हार्डनेस को। ये इनके लिए भी बोला जा सकता है कि अपनी लाइफ की एक बेस्ट एवर शेप में आए थे, क्योंकि जिस कदर तक ओलंपिक की लाइटिंग ख़राब थी ना उसमें भी ऐसे दिख रहे थे, तो बड़ी बात है। मुझे रीगन की फिजिक अच्छी लगी उनके पुरानी फिजिक्स के मुकाबले। इनके बाद आते हैं दोस्तों नेक्जिला, और नेक्जिला तो जैसे ही आए ना चल के कुछ अलग ही लगते हैं इनके लेग्स। ऐसा लग रहा था कुछ पता नहीं हवा भर गई इनके पैरों में और इनके काल्व्स में, कुछ ज़्यादा अजीब से इनके लोअर बॉडी लगती है। अपर बॉडी अच्छी थी नेक्जिला की, और नेक्जिला का बताऊँ ये ना टाइट होते चले गए जैसे जैसे प्री जजिंग आगे बढ़ी, ये काफ़ी अच्छे होते चले गए थे। और नेक्जिला का साइड चेस्ट ना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फाइबर पकड़ने लग गया था धीरे धीरे करके। तो लोअर बॉडी बड़ी अजीब सी है, लेकिन इनकी वो टाइटनेस जब तक नहीं आएगी ना नेक्जिला अजीब ही लगते रहेंगे, बहुत अजीब लगते हैं। यहाँ पर आते हैं उसके बाद फाइनली 2023 मिस्टर ओलंपिया चैंप डेरेक लंसफोर्ड। डेरेक ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट एथलीट यही थे इस साल के मिस्टर ओलंपिया में जाते हुए, और वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। डेरेक की बॉडी एक्चुअली में रीस्टोर हो गई है। रीस्टोर मतलब पहले जैसी हो गई है जैसे कि इस साल के आर्नोल्ड में दिखे थे ना। मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक डेरेक वैसे या शायद उससे भी ज़्यादा बेटर आए हैं। तो वी टेपर तगड़ी है और लेग्स के अंदर साइज आ चुका है। क्वाड्स इनके फेदर्ड है, आउटर स्वीप इनका दिख रहा है। भले अपडेट्स में अच्छे ना दिख रहे हो, पर पता लग जाता है कि एथलीट अच्छा हो रहा है। मैंने बताया था अपडेट्स में डेरेक के क्वाड्स इस बार छोटे नहीं आने वाले। हालांकि अपडेट्स में ये भी दिख रहा था कि इनके शोल्डर्स छोटे हैं, और इस बार इनका सही में एक शोल्डर छोटा दिखाई दे रहा है। और लग रहा है कि लोअर बॉडी पे डायरेक्ट ने ज़्यादा ही कुछ काम कर लिया, पर बॉडी में कहीं कहीं पे लैग कर गए। सिर्फ शोल्डर्स की बात कर रहा हूँ वैसे तो, बट डायरेक्ट हर जगह परफेक्ट आए हैं। कहा जा सकता है कि ये बॉडी डायरेक्ट की ऐसी है जो उनको कहीं ना कहीं टॉप 2 में भी रख दे। और अब इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट को नंबर 1 पे प्रेडिक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं कल के लिए। सोचो निक से उम्मीद थी सबको वो सबसे तगड़े आएंगे, बट डायरेक्ट ऊपर निकल गए ओलंपिया में। शो डे का कुछ नहीं पता होता, हम प्रेडिक्शन कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट को निक से ऊपर प्रेडिक्ट वैसे भी करा था। 3rd नंबर पर मैंने डायरेक्ट को प्रेडिक्ट कर दिया था पहले, और अब आपको पहले ही एक स्नीक पीक दे करके चल रहा हूँ, क्योंकि आगे के कॉल आउट्स तो हो ही चुके हैं। मुझे लगता है कल जब रिजल्ट आएगा डायरेक्ट और निक के बीच में 3 एथलीट्स का फासला हो सकता है। मतलब 3 एथलीट्स से डायरेक्ट निक को हरा देंगे, ये बहुत बड़ा फासला हो जाता है। और अभी टैनिंग की जो मैं बात कर रहा था, देख रहे हो डायरेक्ट की टैनिंग स्पॉट ऑन है, निक थोड़े से कम टैन के साथ आए थे। इसके बाद फाइनली सैमसन दौदा आते हैं, और सैमसन को ये पता है कि दिखाना क्या है। आते इन्होंने एकदम स्मॉल अपनी वेस्ट दिखाई और ज़्यादा बड़े पहले से लैट्स दिखाए। बॉडी अच्छी है, फुल और सेपरेटेड। सैमसन काफ़ी हद तक पिछले साल जैसे ही दिखाई दिए, बहुत अच्छी फिजिक थी इनकी, और कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि सैमसन की बॉडी डाउन हुई है। सिर्फ ये दिख रहा था कि सैमसन ने पिछले साल से अभी तक इंप्रूवमेंट्स करे हैं। फेदर्ड क्वाड्स, फुल एंड राउंड मसल बेलीज एंड सेपरेशन पूरी बॉडी में। बस यही हुआ कि सैमसन के साथ जो डर था ना, आखिर में ये लीक कर गए। लीक मतलब पसीने निकल गए इनके, और इतने ज़्यादा निकले इस बार जिसकी कोई हद नहीं। तो ये होता है आगे जाके कॉल आउट्स में। तो दोस्तों यहाँ से हम आ रहे हैं, अब इसके बाद कॉल आउट्स ही डायरेक्ट शुरू होते हैं, और हम ये देखते हैं कि सबसे पहले लगता है फर्स्ट कॉल आउट, जिसमें आते हैं हार्डी, डेरेक, एंड्रयू, निक, सैमसन और मार्टिन। ये सारे एथलीट्स फर्स्ट कॉल आउट में हुए सेलेक्ट, और पूरे कॉल आउट के अंदर ये देखा गया कि निक वॉकर खड़े रहे कोने में, इनको बिल्कुल भी स्विच नहीं कराया गया। सैमसन दौदा एकदम सेंटर में रहे, और पूरे कॉल आउट के अंदर सेंटर में ये 3 एथलीट्स बेसिकली हमें खड़े हुए दिखे। ये कॉल आउट दोस्तों बहुत ही अलग गया है। इस बार इतने कॉम्पिटिटिव थे सारे एथलीट्स ना, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एथलीट
ऐसा है जो हर एक पोज में किसी से ऊपर चल रहा है। इसका मतलब कोई एथलीट आपको ना इनमें से मिस्टर ओलंपिया नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा या तो सभी को मिस्टर ओलंपिया बन जाना चाहिए या सारे के सारे ये चेजर्स ही हैं। और एक्चुअल में ये कहना ठीक है कि इस बार का ओलंपिया इतना डेंस है ना, इससे ज़्यादा डेंस ओलंपिया नहीं हो सकता कभी भी। आपको ये अभी तक नहीं पता लग रहा होगा कि कौन इनमें से जीतेगा, क्योंकि सारे लोग ये बात बोल रहे थे किसी चीज़ में तो कोई अच्छा है और किसी दूसरी चीज़ में कोई और एथलीट। जैसे कि फ्रंट से सैमसन दादा एकदम अपनी वेस्ट को टाइट होल्ड करके खड़े हैं, वैसे फ्रंट से जब हम देखते हैं लैट स्प्रेड करते हुए एंड्रयू जैक्ट से आपको अच्छा कोई और लगेगा नहीं। इतनी ज़्यादा चौड़ाई और इतनी हार्ड मसल्स, एकदम पत्थर जैसे चेस्ट और पत्थर जैसे शोल्डर्स। बैक की बात करें तो डेरेक सबको खा रहे हैं। साइड से मार्टिन और डेरेक बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर एंड्रयू जैक्ट फिर सबको खा रहे हैं। अच्छा, एब्स एंड थाई में हार्डी शुपन सबको खा रहे हैं। ये नहीं पता लग पा रहा है अभी तक भी कि किसको ऊपर रखा जाए, और सही में ऐसे में जजेस की जॉब बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है। बाकी दोस्तों, फर्स्ट कॉल आउट तो कुछ इस तरह से गया, इसके बाद कई सारे कॉल आउट्स हुए हैं और गेम पूरा ही पलट गया आखिरी तक जाते जाते। सबकी बात करेंगे अगली वीडियो में। निक वॉकर कहाँ पे आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के दिल टूटेंगे निक वॉकर की वजह से। ये सारी बातें अगली वीडियो में आएगी। बाकी हाँ, 212 के रिजल्ट्स भी दोस्तों आ चुके हैं और यहाँ पर जीत चुके हैं कियोन पियर्सन, अपना तीसरा टाइटल हरा चुके हैं शॉन क्लैरिडा को। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चीटिंग हुई है क्लैरिडा के साथ, क्योंकि सच में क्लैरिडा बहुत तगड़ी शेप में थे और कियोन भी अपनी जगह अच्छे आए थे, बट कियोन उतने ज़्यादा फुल और राउंड नहीं थे। दोनों एथलीट्स की एक बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग देखने के लिए मिली। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। कोई भी जीते, दोनों एक दूसरे के लिए खुश होना जानते हैं। अगर शॉन भी जीते तो भी कियोन उनके लिए खुश होते, बट यहाँ पर अब कियोन बन गए 3 टाइम 212 चैम्प। और जो मेहनत शॉन क्लैरिडा ने करी है ना, सच में सैल्यूट है इस एथलीट को। ये एथलीट भी जीत सकता था और इसीलिए कई सारे लोगों का दिल टूटा है। कई सारे लोग खुश भी हुए हैं कि अच्छा हुआ कियोन जीत गए। तो ये कंपटीशन ऐसा हुआ बहुत ही टकरार वाला, लेकिन दोनों एथलीट्स के मनमुटाव कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है दोनों के अंदर और ऐसे ही गेम होना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस कियोन पियर्सन को। अब हम दोस्तों मिलते हैं मेंस प्री जजिंग के बाकी के कॉल आउट्स वाली वीडियो में। बाकी इस बार जो शेड्यूल हिलाया है ना, बहुत गलत कराया इन्होंने। खासतौर से जेक वुड के लिए कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी होती है ऑडियंस। किसी भी बिजनेस के अंदर ऑडियंस सब कुछ होती है, बाकी सब लोग सेकेंडरी होते हैं और जेक वुड उसी की परवाह नहीं करते। नतीजा सीट्स खाली पड़ी हुई थी, इसीलिए आज के दिन लोगों को आप ऐसे ही परेशान करते रहो, सीट्स की ऑक्यूपेंसी और कम होती जाएगी हर साल।